तो दोस्तों आज जो है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा 2026 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एक आपका टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें कुल आपका 100 प्रश्न रहने वाला है। ध्यान रखिएगा। और ये 100 प्रश्न आपका 2 पार्ट में रहेगा। तो आज हम सभी पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा लेक्चर में दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आपका पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6 से लेके 12 तक। ध्यान रखिएगा, आप सभी बात समझे बिल्कुल। तो आप सभी इसे पूरा शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपको सिलेबस दिया गया है सेम टू सेम उसी सिलेबस के आधार पर ये आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जितने प्रश्न बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो ये 100 प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, आप सभी बात समझे बिल्कुल। इसमें आज जो है कि थोड़ा सा आपका मॉडरेट है और कुछ इजी प्रश्न भी रखे हुए हैं और कुछ कथन निष्कर्ष वाला भी प्रश्न रखे हुए हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो आज की सेशन को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा आप सभी। और जो चल पड़ना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइएगा क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपसे आंसर कीजिएगा और कोशिश ये करेंगे कि हर क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम हम 5 से 6 सेकंड का समय दें। और इतने समय में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसे आप सभी टेस्ट के तौर पर लेके चल सकते हैं। और लास्ट में आपसे स्कोर देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर आ पा रहा है। बात समझे क्या बिल्कुल। पहला कथन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहला कथन है कि प्राथमिक तरंगे यानी कि पी वेव की बात किया जाए ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य होती है तथा ये ठोस तरल गैस तीनों माध्यम में गुजर सकती है। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जब भी प्राथमिक तरंगों की बात किया जाए जो आपका पी वेव होता है ये आपका ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जो ठोस तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। सही कथन है। दूसरा कथन है कि द्वितीय तरंगे जिसे एस वेव कहा जाता है ये प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे होती है तथा ये तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए द्वितीय तरंगे जो होते हैं ये प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं जो तरल के माध्यम में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो हम सभी से सही ही पूछा गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों तरंग बिल्कुल आपका यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल इसी लेवल का प्रश्न रहेगा। हो सकता है इससे थोड़ा इजी भी आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। कुछ प्रश्न इससे हार्ड भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी तरह का प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दें। देखिए मेरा टारगेट है 3 फॉर्मेट में आपको प्रश्न हम कंप्लीट करवाए, ठीक है। पहला जो आपका इजी रहेगा, दूसरा जो आपका मॉडरेट रहेगा, तीसरा में आपको कठिन अस्त्र का और कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तीनों अस्त्र का प्रश्न कंप्लीट करवा दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से आंसर कर पाइएगा। तीनों में आप धुरंधर बन जाइएगा, बात समझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी प्रश्न करके जाइएगा, नहीं, ठीक है। तीनों अस्त्र का प्रश्न करके जाना है और इसमें धुरंधर बन जाना है, बात समझे। पहला कथन है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार गिरावट आती है जिससे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ही 165 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आप सभी बढ़िएगा, ठीक है, यानी कि हर 165 सेंटीमीटर बढ़ने पर आपका 1 डिग्री तापमान गिर जाता है। सही कथन है, बिल्कुल है। उसके बाद दूसरा कथन है कि समताप मंडल ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण जाना जाता है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है क्या। हाँ बिल्कुल करती है। तो ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। और आपसे को पता है कि पराबैंगनी किरण जो होता है कितना खतरनाक होता है, अगर आपके शरीर पे पड़ जाए तो चर्म रोग हो सकता है, बात समझे क्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाला कारकों को निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए नहीं है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है, बात समझे। इसीलिए ये प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, बात समझे क्या। प्रश्न आते हुए गलती होने का प्रबल संभावना होगा। और अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए ना, तैयारी को लेकर बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। कैसे आपको तैयारी करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हॉल में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती करते हैं, बात समझे। अगर उसके सामने में पहले अगर हार्ड प्रश्न आ जाता है ना, उसका पसीना छुड़वा देता है, ठीक है, और आगे चलकर इजी प्रश्न भी गलती होता है उससे, बात समझे। तो वो काम नहीं करना है। वो सारा चीज हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे, इसी क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाला कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है, पूछा गया है। पहला है आपका कि पृथ्वी का घूर्णन, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रभावित करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद है महासागरीय जल की लवणता और घनत्व की भिन्नता, ये भी करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ध्यान रखिएगा, इससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी, बात समझे क्या। तो इसमें आपका गलत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ना कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करता है। तो यही कथन आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बाकी बात व्यापारिक और पछुआ पवने, ये सभी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। तो सी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसानी से समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहां कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है क्या। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या, याद रखिएगा, पहला कथन सही है। दूसरा है कि जेट स्ट्रीम का प्रभाव केवल शीतकालीन मानसून को ही प्रभावित करता है, ग्रीष्मकालीन मानसून को नहीं प्रभावित करता है, यह कथन गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी, दोनों को प्रभावित करता है। ये नहीं कह सकते कि ग्रीष्मकालीन को प्रभावित नहीं करता है। तो केवल इसमें एक कथन सही है, बात समझे क्या, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मूल चट्टान से रूपांतरित चट्टान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मूल चट्टान है उससे जो रूपांतरित हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है। यहां पर आप फंस जाइएगा, बोलिए कैसे, 100% फंसिएगा और प्रश्न गलती हो जाएगा आप सभी से। देखिए सबसे पहले ये समझिए, जो चूना पत्थर है ये आपका क्या है, ये अपसादी चट्टान का उदाहरण है, बात समझे, किसका उदाहरण है, अपसादी चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर की बात किया जाए तो ये आपका किसका है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, बात समझे। तो ये आपका कह सकते हैं रूपांतरित हुआ है। तो जो आपका अपसादी चट्टान था, अपसादी से क्या हुआ, रूपांतरित होकर आपका संगमरमर बना, बात समझे, बिल्कुल। वहीं पर बलुआ पत्थर की बात किया जाए तो ये भी आपका अपसादी चट्टान का उदाहरण है, बलुआ पत्थर, और ये रूपांतरित होकर क्या बना, क्वार्टरजाइट बना, जो आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, बात समझे क्या, बिल्कुल समझे। अब ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान है, बात समझे, आग्नेय चट्टान है, और ये रूपांतरित होकर आपका नीस बना है। तो ये नीस जो है ये आपका क्या है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, तीनों कथन इसका बिल्कुल सही है। देखिए चट्टान जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है, बात समझे क्या, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या होता है, एक आपका आग्नेय शिल होता है, बात समझे, आग्नेय शिल हो जाएगा, उसके बाद अपसादी हो जाएगा, अपसादी हो जाएगा, और एक आपका रूपांतरित चट्टान होगा, बात समझे क्या। तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय सबसे पहला, उसके बाद आग्नेय से अपसादी, अपसादी से कह सकते हैं रूपांतरित, और आग्नेय से रूपांतरित भी डायरेक्ट होता है, जैसे ग्रेनाइट डायरेक्ट नीस में बदल गया, तो ये रूपांतरित आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित हो गया था। तो इसका तीनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो नहीं पूछा गया, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, महानदी। देखिए महानदी ये आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अरब सागर में ये नदी गिरती है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका महानदी की बात किया जाए तो ये आपका पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कक्षीय समतल यानी कि ऑर्बिट, प्लेन और झुकाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है क्या। हाँ बिल्कुल बनाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ध्यान रखेंगे आप सभी। इसके बाद है कि इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं क्या। हाँ ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला है मिट्टी के प्रकार और उनके निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मिट्टी के प्रकार और उसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन
प्रक्रिया के द्वारा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये कथन सही है। ध्यान रखिएगा आप सभी कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा है कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण यह सूखने पर बहुत जल्द कठोर हो जाती है। ये कथन गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ जो कहा गया कि नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, नहीं, कम नहीं होती है, अधिक होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे? तो ध्यान रखिएगा ये कथन आपका गलत है। हम सभी से सही पूछा गया तो सही कथन एक होगा सिर्फ इसका, ऑप्शन में ए। अगला है, देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप सभी को हम 4 फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके थे, 4, ध्यान रखिएगा, जिसमें पूरा आपको 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिए थे, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लस में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। तो आप सभी देखिए अपना तैयारी को, प्लस में ये भी देखिएगा कितना स्कोर कर पा रहे, बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का वो प्रैक्टिस सेट है। और सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, जो चल पड़ना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले एक बार चेकआउट कर लीजिएगा क्या चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए आप सभी। सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं किए तो कर लीजिए, और उसके बाद घंटी को आप सभी ऑन कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को। विश्व के प्रमुख घास के मैदान और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान पर विचार कीजिए। देखिए पंपास की बात किया जाए, क्या यह आपका दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में पाया जाता है क्या? बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर वेल्ड की बात किया जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका का घास मैदान है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। डाउन्स की बात किया जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया का ये घास मैदान है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। यानी कह सकते हैं कि ये तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? देखिए असत्य पूछा गया है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है कि सुनामी जापानी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है आपका पोताश्रय लहरें। हाँ बिल्कुल सही कथन है। यह तरंगे समुद्र के नीचे अचानक भूकंप आने या भूस्खलन होने से उत्पन्न होती है क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है खुले समुद्र में सुनामी को तरंगों की गति बहुत अधिक और ऊंचाई बहुत कम होती है, ये भी सही है आपका। जबकि अगर ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए कि सुनामी तट के पास पहुंचने पर धीमी हो जाती है और इसकी ऊंचाई घट जाती है, ये कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए यहाँ पर पहुंचने पर गति तो धीमी हो जाती है, बट ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई घटता नहीं है, ऊंचाई बढ़ जाता है, बात समझे, ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये कथन आपका गलत है, बाकी बात ये सभी सही है। और हम सभी से असत्य ही पूछा गया तो असत्य ऑप्शन में डी होगा। अगला है महासागरीय उच्चवाच के संदर्भ में महाद्वीपीय मग्र तट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह महाद्वीपों का विस्तृत सीमांत भाग होता है जो उथले समुद्र को ढका होता है, बिल्कुल सही कथन है। कह सकते हैं महासागरीय उच्चवाच के बारे में ध्यान रखिएगा, कथन नंबर 1 सही है कि यह महाद्वीपों का विस्तृत सीमांत भाग होता है जो उथले समुद्र से ढका होता है। इसके बाद दूसरा है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में पहुँचता है, जिससे यह क्षेत्र मत्स्यन यानी कि फिशिंग के लिए सबसे उपजाऊ होता है। तो ये भी कथन इसका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि दोनों कथन इसका सत्य है आपका, तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह क्षोभ मंडल में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय हवाएं होती है क्या? हाँ बिल्कुल सही कथन है, यही ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए कि जो जेट स्ट्रीम है ये क्षोभ मंडल में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय हवाएं होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? बता सकते हैं कौन आपका गल्फ स्ट्रीम है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा लेब्राडोर। ये आपका ठंडी महासागरीय धारा है, जबकि ये सभी आपका गर्म हो जाएगा, बात समझे। ये उत्तरी ध्रुव से आने वाली धारा होता है लेब्राडोर, बात समझे, इसीलिए ये ठंडी होती है। जबकि आपका गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद कुरोशियो धारा और आपका ब्राजीलिया, ये सभी आपका गर्म जल धारा है। अगला है भारत के अपवाद क्षेत्र के संबंध में सिंधु घाटी तंत्र की सहायक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सजाइए। देखिए सिंधु की सहायक नदी के बारे में पूछा गया है, क्या बता सकते हैं आप सभी? क्या बता सकते हैं? ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण, इसी प्रकार से ले सकते हैं हम सभी, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए पहला इसमें जो हो जाएगा आपका झेलम होगा, ध्यान रखिएगा, बात समझे।
झेलम हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव होगा, तब जाके रावी होगा, तब ब्यास, तब जाके संतलु। संतलु सबसे आपका दक्षिण से लगता है, तो ऑप्शन में ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। झेलम सबसे उत्तर, उसके बाद फिर चुनाव, तब रावी, तब ब्यास, तब संतलज सबसे नीचे से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसकी सहायक नदी में। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होता है। ये आपका भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प की होती है, याद रखिएगा आप सभी। लगभग आपका जलवाष्प जो है 60 से 90% तक होती है। अगला है कि वायुमंडल के किस परत में आयन पाए जाते हैं जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं? तो इसी को हम आयन मंडल भी कहते हैं, पता है आप सभी को। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तापमंडल भी कहा जाता है, थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, या आयन मंडल भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तापमंडल, थर्मोस्फीयर या आयन मंडल। आयन से पकड़ सकते हैं, आयन मंडल, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो की घटना का संबंध मुख्यतः या मुख्य रूप से किस महासागर से है? तो देखिए, एल नीनो की बात किया जाए तो ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ा महासागर है। अगला है भारत में मिलने वाली लाल और पीली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए क्या कहना चाह रहा है आप सभी से कि यह मिट्टी रावेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है कि इसमें लोहे की अंश अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है तथा जलयोजन के बाद यह पीली दिखाई देती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 दोनों सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी। भारतीय मानक समय यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, ये मुख्य रूप से 5 राज्यों से। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। तो यहाँ नहीं गुजरती है हिमाचल प्रदेश से, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी के निक्षेप के द्वारा निर्मित होती है? तो देखिए, नदी के निक्षेप के द्वारा जो निर्मित होती है वो आपका डेल्टा होती है, और मुख्य रूप से सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र कि कह सकते हैं कि संयुक्त धारा बनने के बाद उसके बाद आगे चलकर ये डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो देखिए, दिन और रात की अगर बात किया जाए तो ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? देखिए, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा, ध्यान रखिएगा, 100% आएगा। ऐसा नहीं कि अगर पेपर सेट करने वाला है तो सिर्फ कथन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिर्फ बुड़बक आपको बना रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे उस हिसाब से आपको ढालना चाह रहा है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का सेलिंग कर पाए, कोर्स का सेलिंग कर पाए। आपको डरा रहा है, बात समझे, डरा रहे, बाकी बात कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज को समझ लीजिए आप सभी, क्वेश्चन आपको 3 पैटर्न में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, और तीनों पैटर्न का आपको प्रैक्टिस करके चलना है। रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, हम आपको इतना गारंटी देते हैं और 100% का गारंटी देते हैं। 3 पैटर्न का प्रश्न कर लीजिए। पहला इस पैटर्न का, दूसरा थोड़ा कठिन इससे, ध्यान रखिएगा, आपका तथ्य वाला प्रश्न, और तीसरा आप कथन निष्कर्ष, उसके बाद कह सकते हैं कि जो आपका मिलान वाला आता है। बस इतना कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट के लिए। तो यहाँ आप सभी से मरुस्थलीय शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। आपका गोबी मरुस्थल जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, बात समझे, ऑप्शन में सी। जबकि सहारा, उसके बाद अटकामा की बात किया जाए और कालाहारी की बात किया जाए तो ये सभी आपका उष्णकटिबंधीय है, बात समझिए, ये सभी उष्णकटिबंधीय है, और जबकि गोबी ये आपका शीतोष्ण है। अगला है, भारत के द्वीपीय समूह के संदर्भ में 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो देखिए, 10 डिग्री चैनल की बात किया जाए तो ये आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है, बात समझिए, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कभी कभी 9 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाता है, तो ये लक्षद्वीप को मिनी कोय से अलग करता है। 9 डिग्री लिख लीजिएगा, लक्षद्वीप को मिनी कोय से अलग करता है। उसके बाद है, कॉन्टिनेंटल बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
अल्फ्रेड वेगनर इसके प्रतिपादक थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वन आवरण देखने के लिए मिलता है? बता सकते हैं क्या? यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल पर सबसे अधिक वन आवरण कहां पर देखने के लिए मिलेगा प्रतिशत में? सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्या चैनल को सब्सक्राइब किए आप सभी? अगर नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर क्षेत्र में बात किया जाए तो क्षेत्र में एमपी में सबसे ज्यादा वन है, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगर जब भी प्रतिशत लगा दिया जाए तब आपको मिजोरम की ओर चल जाना है, ठीक है। मिजोरम में प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन है, जबकि क्षेत्रफल में एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्या बोल रहे थे आप सभी को? हाँ, बोल रहे थे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। एक बार चेकआउट कर लीजिए आप सभी, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए आप सभी, घंटी दबा है कि नहीं दबा है आप सभी का, उसे दबा लीजिए आप सभी, ताकि इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी से ना छूटे, ठीक है। और हम आपको ये कहना चाहते हैं ना कि अगर आप इस बार रिजल्ट बनना चाहते हैं ना तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए, बात समझे। आपको वो चीजें हम दे देंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। और आपको पता होगा अगर मेरे साथ में जुड़ के तैयारी कर रहे होंगे कि किस लेवल का चीजें हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, उसी पैटर्न पर चीजें हम कंप्लीट करवाने का कोशिश कर रहे हैं, बात समझे। बिल्कुल, तो आप मेरे साथ जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत होगा ना, बेझिझक हमें पूछिएगा हमसे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए, धान खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल है। सरसों की बात किया जाए तो ये आपका रबी फसल का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। वायुदाब के अंतर के कारण हवाएं हमेशा किस दिशा में प्रभावित होती है? तो ये हमेशा कह सकते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होगा। तो यानी ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होगा। इसके बाद है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां किस मुख्य हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं? का बात किया जाए तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये आपका ट्रांस हिमालय में, ध्यान रखिएगा। देखिए, हिमालय की अगर श्रेणी की बात किया जाए तो एक आपका ट्रांस हिमालय होगा, एक उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय होगा, उसके बाद एक आपका मध्य हिमालय होगा और एक आपका शिवालिक श्रेणी होगा, बात समझे। तो ट्रांस हिमालय आपका मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और लद्दाख वाला क्षेत्रों में है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। जबकि अगर महान हिमालय की बात किया जाए तो ये आपका नेपाल हो गया, भारत की सीमाओं पर स्थित है महान हिमालय, उसके बाद शिवालिक और कह सकते हैं कि मध्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का ये सभी भाग हैं। इसके बाद है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपका पारसनाथ, ध्यान रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है संवेद शिखर, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, ध्यान रखिएगा। संवेद शिखर ध्यान रखेंगे आप सभी, या पारसनाथ पहाड़ी कह सकते हैं आप सभी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, गिरिडीह जिला में है। अगला है, महासागरीय जल में लवणता किस आपका संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? देखिए, सत्य क्वेश्चन पूछा गया है। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका ऑप्शन में सी होगा कि खुले महासागरों की औसत लवणता लगभग 33 से 37% या प्रति हजार यानी कि पीपीटी होती है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि महासागरीय जल में लवणता के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था। तो खुले महासागर की औसत लवणता जो है लगभग 33 से 37 प्रति हजार होती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति भूजल, ध्यान रखिएगा, ग्राउंड वाटर की यहां पर बात किया गया है, निक्षेप या अपरदन नहीं बनती? तो निक्षेप या अपरदन नहीं बनती है वो आपका मोराइन, ध्यान रखिएगा, मोराइन इसका राइट आंसर होगा। तो जो आपका मोराइन है ये आपका स्थलाकृति भूजल निक्षेप या अपरदन नहीं बनती है। अगला है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी फैली है? देखिए, अगर प्रादेशिक जल सीमा की बात किया जाए तो ये आपका 12 नॉटिकल मील होगा, याद रखेंगे आप सभी, कितना? 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि बताइए भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो वो आपका 200 किलोमीटर या 200 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं, ध्यान रखिएगा, समुद्र में किलोमीटर नहीं चलता है, नॉटिकल मील चलता है, तो नॉटिकल मील होगा। उसके बाद देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका लगभग 2695 मीटर है और ये केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। डोडाबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। चिपको आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस राज्य से हुई थी? तो देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका उत्तराखंड के तत्कालिक उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उस समय उत्तर प्रदेश था, बाद में 2000 जब गठन हुआ था 2000 में,
उस समय उत्तर प्रदेश में था। 2000 में जब उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1973 में कह सकते हैं चिपको आंदोलन शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्रसिद्ध कह सकते हैं किसके लिए था, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए था, बात समझे। तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखिए कपास की बात किया जाए तो ये काली मिट्टी, जिसे हम सभी रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आता है कि रेंगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को, या काली मिट्टी को अन्य नाम से जानते हैं तो रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ज़्यादातर कपास आपको महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान का दक्षिणी वाला भाग थोड़ा सा, अब मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और उसके बाद गुजरात वाला क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए आप सभी। देखिए अगर सूर्य की बात की जाए तो ये केंद्र में सूर्य है, तो पहले बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद फिर आपका शनि हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका अरुण, तब वरुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते थे। बट आइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो प्रश्न पर समझ लीजिए आप सभी। तो क्या बताएं, पहले बुध होगा, उसके शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ तक जो आपको ग्रह देखने के लिए मिलता है इसे हम सभी आंतरिक ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। जो आपका ठोस चट्टान से बना हुआ है तो ये आंतरिक ग्रह है, और यहाँ से जो यहाँ तक देखते हैं इसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। जो कह सकते हैं कि ये मुख्यतः आपका किससे बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये मुख्यतः आपका गैसों से बना हुआ है, बात समझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास भारत में कहाँ है, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। काजीरंगा एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है, तो राइट आंसर होगा बेंगुला धारा, बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिलने वाला मैंग्रोव वन सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं, तो अभी आपको बताए थे। इससे पहले वाला अगर ध्यान से सुनेंगे तो आंसर कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल में। आपका पृथ्वी की पपड़ी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट में किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा आप सभी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है। इसके बाद देख लीजिएगा लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, तो देखिए लू जो है ये आपका स्थानीय पवन का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए लोकल विंड का उदाहरण है, परमानेंट विंड नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिएगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ये तो आसान प्रश्न है, गुजरात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा में आंध्र प्रदेश आता है, बात समझे। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है गुजरात तटरेखा की। अगला है बृहद ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो देखिए ज्वार भाटा की अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही कार्य करेगा। तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या समकोण नहीं होगा। ऑप्शन में बी, जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी में होते हैं तब जाके ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। बृहद ज्वार की यहाँ पर बात किया गया है, बात समझे। तो बृहद ज्वार कब आता है, जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही सीधी में देखने के लिए मिल जाए तब जाके बृहद ज्वार आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद के अपरदन से बनती है, तो देखिए हिमनद अपरदन से जो बनती है वो आपका यू आकार की घाटी बनती है, ध्यान रखिएगा। जो यू आकार की घाटी है इसी प्रकार की बनती है, तो ए राइट आंसर है। भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आती है, तो देखिए भारत की जलवायु जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं भारत की जलवायु को, बात समझे। इसके बाद है कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को हमसे क्या कहते हैं। देखिए जब हिमालय को अगर नदी के आधार पर जब बांटा गया था तो जो आपका सतलज और काली नदी के बीच जो आपका भाग है उसे हम सभी कुमायूं हिमालय कहते हैं, बात समझे क्या, ये आपका कुमायूं हिमालय है। अगर पंजाब हिमालय की बात किया जाए तो ये आपका सिंधु से लेकर, ध्यान रखिएगा, सिंधु से लेकर सतलुज नदी या सतलज नदी के बीच है। नेपाल हिमालय की बात किया जाए तो ये आपका काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच, और असम हिमालय जो होता है तीस्ता से दिहांग के बीच या ब्रह्मपुत्र के बीच को असम हिमालय कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलेगा,
तो देखिए यहाँ अमरकंटक की पठार है, ध्यान रखिएगा, जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर चली जाती है, जिसे हम सभी नर्मदा के नाम से जानते हैं। और यहीं से एक नदी निकलती है जो बिहार में दानापुर के पास गंगा में आकर मिल जाती है, जिसे हम सभी सोन नदी कहते हैं। बात समझे क्या? तो दो नदी मुख्य रूप से यहाँ से निकलती है, नर्मदा और सोन। इसके बाद देख लीजिएगा, पृथ्वी पर कुल कितने आपका प्रमुख महाद्वीप है? तो सभी को पता होगा 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन सा? एशिया जो सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन जो हो जाएगा? अफ्रीका होगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो जाएगा। तो कुल 7 हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अगला है कि पेंजिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन को समझाने के लिए किया गया था? देखिए पहले इस प्रकार से नहीं था, पहले एक था आपका पेंथलासा, एक था पेंजिया, ठीक है। तो ये पूरा क्या है? पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पर एक समतल भाग था जिसे हम सभी क्या किस नाम से जान रहे थे? इसे पेंजिया के नाम से जान रहे थे, ये समतल भाग को। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे। और जो इसके चारों साइड भाग था, इसमें ये चारों साइड पानी था जिसे पेंथलासा कहा जा रहा था, पेंथलासा कहा जा रहा था। बात समझे? तो सबसे पहले अगर समझाने की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कंप्लीट करवाएं, और अभी और इसका दूसरा वाला लेक्चर आएगा, उससे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, 50 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, तो पूरा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।